हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल एई जेई एमसीक्यू जोन में। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आरसीसी के। गाइस, जो चैनल को पहली बार देख रहा है वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर भी करे। और जिन्होंने अभी तक आईएएस प्रीवियस ईयर के हमने डिस्कस किए क्वेश्चन, अगर उस सीरीज़ को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। सो गाइस, वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टेम डिज़ाइन मूवमेंट इज। यहाँ पे स्टेम डिज़ाइन मूवमेंट की बात की और किसमें, कैंटिलीवर के केस में बात की हुई है। ठीक है, तो व्हाट विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पे कैंटिलीवर की बात की हुई है तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट है वो एक्चुअली क्या है, एच हाइट की बात की हुई है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका एरिया रहेगा तो स्ट्रेस क्या रह जाएगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई वाला। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आधार क्या है, के ए इंटू गामा एच और हाइट क्या रहेगी, एच रहेगी। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हो तो प्रेशर कितना आता है, 1/2 के इंटू गामा एच स्क्वायर। तो ये तो आपका क्या हो गया, प्रेशर की वैल्यू हो गई। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो यहाँ से कितने सेंटर पे, सी जी, इधर से सी जी जब देखते हैं तो h/3 होता है और ऊपर से जब देखेंगे तो 2h/3 होता है। और हमसे कहाँ से पूछा गया है, बेस से मूवमेंट पूछा हुआ है तो कितना होगा, h/3। तो p इंटू h/3 विल बी अवर मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये पूरा p की वैल्यू अपने पास है, इसको जब h/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, के ए गामा h3/6। ठीक है गाइज, तो यहाँ से अपनों को किसकी वैल्यू पूछी हुई, मूवमेंट की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेरिंग आरसीसी बॉल। ठीक है, तो लोड बेरिंग आरसीसी बॉल के लिए जो थिकनेस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। 10 सेंटीमीटर से कम आरसीसी बॉल आप नहीं बनाते इन केस ऑफ लोड बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप लेंथ इन कंप्रेशन शेल नॉट बी लेस देन। गाइस, तो यहाँ पे कंप्रेशन की बात की हुई है, इसको मैं डिस्कस करूँगा अच्छे से। लेप लेंथ इन कंप्रेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, 24/5 होती है। मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी इसको डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, 24/5 रहेगा। देखो गाइज, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि लेप लेंथ इन कंप्रेशन के केस में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 24/5 होती है। और लेप लेंथ क्या होता है, जब अपन एक बार अपने प्रोवाइड किया, अगर उसकी अपना जो सेक्शन है उसकी लेंथ ज़्यादा है और बार की लेंथ कम है तो हमें एक बार और प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो बार कितना ऊपर तक प्रोवाइड करते हैं, इस वाली लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, लेप लेंथ बोलते हैं। तो कंप्रेशन के केस में 24/5, फ्लेक्सर के केस में मैक्सिमम ऑफ, या बेंडिंग के केस में LD और 35, और टेंशन के केस में क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ 2LD और 35। ठीक है गाइज, तो our answer will be 24/5. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर इज एक्सीड। तो एक्सपेंशन जॉइंट कब प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर, जब आपकी जो लेंथ होती है वो 45 मीटर से ज़्यादा हो जाती है, तब आपको एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना है। आईएएस कोड में ये प्रोविजन दिया हुआ है, वैसे इसको देखना अच्छे से। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, नॉर्मली स्ट्रक्चर्स एक्सीडिंग 45 मीटर लेंथ आर डिजाइन विथ वन और मोर एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक है, ये आईएएस कोड का ही एक्सपेंशन है। 27.2 आईएएस कोड में आप जाके देख लेना क्लोज को, तो आपको ये मिल जाएगा कि 45 मीटर वाला आंसर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक चिमनी इज स्टेबल इफ द रिजल्टेंट थ्रस्ट लाइज विद इन द मिडल। अब देखो यहाँ पे ब्रिक चिमनी की बात की हुई है, ये बोल रहा है रिजल्टेंट थ्रस्ट लाइन विद इन द मिडल, कब लाई करेगा तब आपकी स्टेबल रहेगी। तो गाइज, इसका जो आंसर रहेगा वो थर्ड रहेगा। कैसे रहेगा, अपन डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, ये बात की हुई है ब्रिक चिमनी की। ठीक है, तो देखो, ब्रिक चिमनी का बेसमेंट तो कोई होगा जिसके ऊपर चिमनी आप बनाओगे, तो वो बेसमेंट का मान लो मैंने एरिया कंसीडर किया इस टाइप का यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से, और मैं यहाँ पे मान लो लोड अप्लाई हो रहा है W का। ठीक है गाइस, तो कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी पे लोड अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप से लोड अप्लाई हुआ है। तो जहाँ लोड अप्लाई होगा उसके पास वाले सेक्शन पे कंप्रेशन होगा और दूर वाले सेक्शन पे क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे कंप्रेशन और यहाँ पे टेंशन की बात की हुई है। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशंस अपन लिखते हैं, इससे सिग्मा इज इक्वल टू P/A प्लस माइनस M/I से, ये सिग्मा ए पे जो इक्वेशन लिखते हैं वो ये बनती है और सिग्मा बी पे जो इक्वेशन होती है ये होती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि नो टेंशन कंडीशन के लिए, उसमें टेंशन ना डेवलप हो। तो देखो, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे टेंशन हो रहा है, तो टेंशन के लिए अपन सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। तो कंप्रेशन ना होने के लिए कंडीशन क्या रहेगी, सिग्मा बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन रहेगी। तो सिग्मा बी की वैल्यू क्या है, ये सिग्मा बी की वैल्यू, जब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन ऑफ D/6। यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू। तो ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है। अब आप इसी डायग्राम में जब देखोगे कि ये पूरी वैल्यू कितनी है, D है, और इधर वैल्यू कितनी है, B है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेक्शन इस टाइप से बनता है आपका। ठीक है, अब ये जो पूरी डिस्टेंस दी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली हो जाएगी D/6, इधर भी D/6, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/3 हो जाएगी। और इसी को बोला है कि 1/3 की लेंथ तक अगर है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर इतनी डिस्टेंस तक, ये पूरा कोई सेक्शन है आपका, ठीक है,
तो जो लोड रहेगा अगर वो यहाँ तक अप्लाई होगा तो उसके अंदर कोई टेंशन वगैरह नहीं रहेगा, मतलब यहाँ तक या फिर इस जोन के अंदर अंदर कहीं भी स्ट्रेसेस लगेगी तो कोई कंडीशन डेवलप नहीं होगी, नो टेंशन डेवलप होगा। लेकिन जैसे ही अगर वो सेक्शन कहीं मतलब जो आपका स्ट्रेस होगी वो कहीं पर्टिकुलर सेक्शन से इस सेक्शन से बाहर की तरफ लगना शुरू हो गई, ठीक है, यहाँ पे लग गई, तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो आंसर था अपना वो यहाँ पे क्या था, 1/3 के अंदर लगेगा, विद इन, तो वो यहाँ लिखा विद इन द मिडिल ऑफ 1/3, तो आपका कोई टेंशन वहाँ पे कोई टेंशन वगैरह या थ्रस्ट वगैरह जनरेट नहीं होगा अपना, ठीक है, कंप्रेशन और टेंशन जनरेट नहीं होगा। ओके गाइज, यू कैन सी दिस इन डिटेल। सेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, कर्न ऑफ द सेक्शन बोलते हैं इसको, फॉर्म में करेंगे, इसी को बोलते हैं अपन कर्न ऑफ द सेक्शन, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कर्न ऑफ द सेक्शन। नेक्स्ट, इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टेम डिजाइन ऑफ मूवमेंट इज, तो यहाँ पे भी मूवमेंट की बात की तो अपनों ने अभी देखा था, सेम क्वेश्चन है वही कि के ए गामा एच स्क्वायर बाई 6, तो ये तो हो गया मूवमेंट, ठीक है, और जब प्रेशर की पूछेगा तो क्या हो जाएगा, के ए गामा एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली एसएससी में पूछे हुए हैं, ये तो हो गई मूवमेंट की वैल्यू और ये हो गई आपका स्ट्रेस की वैल्यू या प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे यही किया हुआ है, ये तो हो गया आपकी प्रेशर की वैल्यू और ये हो गई आपकी मूवमेंट की वैल्यू, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट, इन विच आईएस कोड गिव्स डिटेल रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज्ड इन कंक्रीट, तो ऐसा कौन सा आईएस कोड है जो क्या डिसाइड करता है वाटर कौन सा यूज़ करोगे आप कंक्रीट के अंदर। तो गाइस इसका जो एक्चुअली आईएस कोड है वो आईएस कोड मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, IS 1456 होगा, जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका जो आईएस कोड होता है वो ये होता है IS 3025 होता है एक्चुअल का, लेकिन यहाँ पे कहीं 3025 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 3012, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग होगा, ये सही होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 3025 लिखा होता तो ये आपका सही हो जाता, ठीक है। अब ये तो होगी बात वाटर किस कोड से यूज़ करोगे, लेकिन ये वैल्यू भी आपसे पूछी जाती है कि ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए वाटर के अंदर, इनऑर्गेनिक, सल्फेट, क्लोराइड और सस्पेंडेड सॉलिड्स कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए, 200 mg पर लीटर, इनऑर्गेनिक 3000 mg पर लीटर, सल्फेट्स 400 mg पर लीटर, और क्लोराइड का आप देखना आरसीसी और पीसीसी में अलग अलग वैल्यू होती है। आरसी देखो आप खुद सोचो, आरसीसी में स्टील यूज़ करते हैं, तो स्टील यूज़ करेंगे, क्लोराइड स्टील के साथ रिएक्ट करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आरसीसी में अपन क्या करते हैं, इस क्लोराइड की वैल्यू को कम रखते हैं, मतलब 500 रखते हैं, और पीसीसी में इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो वहाँ पे 2000 तक वैल्यू होगी पानी के अंदर क्लोराइड्स की, तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सस्पेंडेड सॉलिड कितना होना चाहिए, 2000 mg पर लीटर होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, IS 456/2000। नेक्स्ट, the length of lap in compression member is kept greater than bar diameter into permissible stresses, ठीक है, 5 times the bond stress, और तो यहाँ पे दिखा हुआ है तो 5 टाइम्स हो बॉन्ड स्ट्रेस, और किसकी बात कर रहा है, कंप्रेशन की। तो अभी अपनों ने कंप्रेशन में थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या वैल्यू होती है, 24/5 होती है, तो आंसर विल बी 24/5, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, यहाँ पे अपनों ने डिस्कस किया था इसी जगह पे, ठीक है गाइस। यहाँ पे क्या डिस्कस, कंप्रेशन के अंदर 24/5 होता है, फ्लेक्सर और बेंडिंग के अंदर कितना होता है, LD और 35, और टेंशन के अंदर कितना होता है, मैक्सिमम ऑफ 12D और 35 होता है। ओके गाइस, तो ये इसका आंसर था। We'll discuss next question. If the story height is equal to the length of RCC wall, the percentage increase in the strength. तो ये पूछ रहा है अगर जो आपकी हाइट है वो आपकी लेंथ के इक्वल में रहेगी तो आपकी स्ट्रेंथ RCC की कितनी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका आंसर जो है वो कितना है, 10% विल बी द आंसर बाय SSC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम हेडरूम ओवर ए स्टेयर मस्ट बी, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, स्टेयर के ऊपर क्या हेडरूम की बात की हुई है, ठीक है। हेडरूम क्या होता है, मान लो ये एक स्टेयर है आपका, ठीक है, और इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, एक स्टेयर और रहेगा आपका किसी मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे, तो ये एक्चुअली जो हाइट होती है आपकी इसको बोला जाता है हेडरूम, ठीक है, ताकि जब आप एक स्टेयर पे दूसरे स्टेयर पे जब जाओ तब आपका मतलब एक्चुअली कहते हैं ना कि अपन सर वगैरह ऊपर ना टकराए, उस वजह से ये इतनी डिस्टेंस आपको रखनी पड़ती है, ठीक है। कभी देखा होगा आपने जाते समय एक सीढ़ियों पे चढ़ते तो ऊपर वाली सीढ़ी टच ना हो, उस वाला कंडीशन रहता है, ठीक है। तो इसके आंसर जो SSC ने दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, 210 सेंटीमीटर होता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ एन इंटरमीडिएट स्पेन ऑफ द कंटिन्यूस स्लैब इज 5 मीटर, द लेंथ ऑफ द एंड स्पेन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात की हुई है कहीं कहीं की, एक तो इंटरमीडिएट स्पेन की बात की हुई है और एंड स्पेन की बात की हुई है, और तीसरी क्या है, कंटिन्यूस स्लैब की बात की हुई है, ठीक है। तो कंटिन्यूस स्लैब के केस में देखो आप देख सकते हो, ऐसे तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से आया वो कैसे आया। देखो ये होता है आपका कंटिन्यूस स्लैब,
ठीक है। ये इस टाइप की मैंने क्या बनाया, सिंपली सपोर्टेड स्टेप प्लान रखी है, ठीक है, कंटिन्यूस स्लैब है सॉरी। तो देखो यहाँ पे जो बीच वाला स्पेन है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूस स्पेन बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं लास्ट में जो बच जाता है इधर वाला जो स्पेन रहेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, एंड स्पेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है, ये होता है आपका कंटिन्यूस स्पेन, ये होता है आपका एंड स्पेन। लेकिन अब और अपनों ने वैल्यू पढ़ी है, L/D रेशियो पढ़ा है आपने, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस के लिए पढ़ा है, लेकिन इस एंड स्पेन के लिए नहीं पढ़ा है आपने, ठीक है। तो इस एंड स्पेन के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 23 होती है। तो अपन जब कंटिन्यूस की बात करेंगे तो कैसे लिखते हैं अपन, 26 इंटू डी, और डी क्या रहेगा आपका, जो डेप्थ रहेगी वही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये एल की वैल्यू ये कितनी रहेगी, ठीक है। तो एंड स्पेन के लिए कितनी हो जाएगी, 23 इंटू डी हो जाएगी। ये दो वैल्यू यू शुड रिमेंबर, ठीक है। अब यहाँ पे रेशो पूछा हुआ है किसका, एंड स्पेन बाय इंटरमीडिएट स्पेन का रेशो। तो कितना हो जाएगा, एंड स्पेन का रेशो कितना है 23 इंटू डी, और इंटरमीडिएट का कितना है 26 इंटू डी, ठीक है। डी से डी कटा और इसका जो रेशो निकलता है वो कितना आता है 0.9 आता है। तो एंड बाय स्पेन इंटरमीडिएट का रेशो कितना आ रहा है 0.9। अब देखना क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या हुआ है, इंटरमीडिएट स्पेन की वैल्यू दी हुई है अपने को और एंड स्पेन की वैल्यू पूछी हुई है। तो ठीक सिंपल है, एंड स्पेन की वैल्यू कैसे निकालोगे, इंटरमीडिएट की कितनी दी हुई है 5 इंटू 0.9, तो ठीक है कितना आ जाएगा आंसर 4.5, ठीक है। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 4.5 मीटर विल बी आंसर, ओके गाइस। तो आपको बस एक वो रेशो याद रखना है कि एंड स्पेन से इंटरमीडिएट का रेशो का जो रेशो होता है वो कितना होता है 0.9 होता है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम रेशो ऑफ स्पेन टू डेप्थ ऑफ ए कैंटिलीवर स्लैब। देखो यहाँ पे स्लैब की बात की हुई है, तो स्लैब के केस में अपनों ने 3 वैल्यू पड़ी हुई है, कौन कौन सी, 12, 35 और 1 is 40। ये 3 वैल्यू आपको याद रखनी है कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस के केस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है गाइज, ये 12 वैसे एसएससी ने दिया हुआ है, लेकिन कहीं आईएएस कोड में ऐसा नहीं लिखा होता है, ठीक है। आईएएस कोड ने 2 वैल्यू गिवन है, किसकी किसकी, सिंपली सपोर्टेड की, ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूस स्लैब की बात की हुई है आईएएस कोड ने। लेकिन ये याद रखना ये दोनों वैल्यू किस केस में है, ये माइल्ड स्टील के केस में है। जैसे ही HYSD बार आ जाता है तो ये जो दोनों वैल्यू है इन दोनों वैल्यू के साथ एक रेशो का मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट रेशो इज 0.8। तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाती है कितनी, 28 और 32 डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे अपनों से कैंटिलीवर के लिए पूछा हुआ, तो कैंटिलीवर के लिए जो एसएससी ने आंसर दिया था वो कितना था 12 था, ठीक है। अगर वो सिंपली सपोर्टेड के लिए पूछता तो आंसर क्या हो जाता अपना 35, और कंटिन्यूस के लिए पूछता तो कितना हो जाता 40 हो जाता, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन स्टील बट नॉट लेस देन, ठीक है। तो देखो ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट किसमें, कॉलम में। तो कॉलम में मैंने पहले बताया था आपको, जब अपन स्लेब की बात करते हैं तो स्लेब में अपन क्या देते हैं, स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जब कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम में क्या प्रोवाइड करते हैं, टाई बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स की बात की है, लॉन्गिट्यूडनल अगर वो पूछता है कि कॉलम है और कॉलम में अगर लॉन्गिट्यूडनल बार है तो वो मेन बार हो जाती है, और ट्रांसवर्स पूछा है मतलब क्या है, यहाँ पे टाई बार है, इसको बोलते हैं अपन टाई बार, ठीक है। तो इसका यहाँ पे स्पेसिंग पूछा हुआ। तो देखो यहाँ पे पहले आप कॉलम के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं पूरा डिटेल में। देखो कॉलम में मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना देते हैं 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, और ग्रॉस एरिया कितना होता है बी इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना देते हैं 6% ऑफ बी डी, पहली चीज। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार कितना होता है 12 mm का होता है कॉलम में। नंबर ऑफ बार कितना होता है, रेक्टेंगुलर में 4 और सर्कुलर में 6, इससे कम नहीं प्रोवाइड करना है। मिनिमम कवर कितना देते हैं कॉलम में 40 mm या डाया ऑफ बार, जो भी मैक्सिमम होगा वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टाइम अपन 40 mm से कम का ही सरिया प्रोवाइड करते हैं, इसलिए अपन मैक्सिमम कवर कितना देते हैं 40 mm देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो और भी यहाँ है, अगर सेक्शन का डायमेंशन आपका 200 mm से कम हो जाता है तो कवर को अपन 25 mm तक भी रिड्यूस कर सकते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस क्लॉज ऑल्सो, ठीक है। ये सब बातें अपन आईएएस कोड की कर रहे हैं। और स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बात देखो यहाँ पे बात की हुई है कि स्पेसिंग कितनी देते हैं कॉलम में, तो 300 mm से ज़्यादा होनी, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए स्पेसिंग, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, ये तो हो गई थी अपने एक्स्ट्रा बातें, लेकिन जो अपनों से पूछा हुआ था वो ये पूछा हुआ था कि जो फाई है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैक्सिमम वो कितना 5/4, ये मैक्सिमम डाया है, ठीक है। 5/4 मतलब 5 लॉन्गिट्यूडनल बाई 4 और 6 mm, ठीक है। तो यही अपनों से पूछा हुआ था एक्चुअली कि एक तो क्या 1/4 मतलब 5/4, ये मैक्सिमम है, याद रखना इसको, जो भी डाया मैक्सिमम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कॉलम है तो कॉलम में अपनों ने अभी देखा कि 4 बार यूज़ करते हैं, 6 बार यूज़ करते हैं, तो 4 में से हो सकता है 2 अलग दिए हो, 2 अलग दिए हो, तो जो मैक्सिमम बड़ा वाला होगा वो यहाँ रखना है। और दूसरा वैल्यू क्या होती है 6 mm, इन दोनों से जो बड़ी होगी वो लेना है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 6 mm, ठीक है गाइस। तो आंसर विल बी 6 mm। तो यू शुड रिमेंबर दिस, कॉलम से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
और भी बात करें यहाँ पे तो यहाँ देखो स्पेसिंग की भी बात की हुई 16.5, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ 300, इन सबसे कम होगा वो लेते हैं। इसेंट्रिसिटी की बात की हुई है, वैल्यू पूछी जाती है कि इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, L/500 प्लस D/30 और 20 mm से जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो गाइस नोट्स बनाना इनके, और नोट्स बना के रिवाइज करते रहिए इन चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड इन स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट मिक्सर्स आर। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ ग्रेड होते हैं IS 456 के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, अब ये किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, तो अपन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एक होता है ऑर्डिनरी ग्रेड, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है हाई स्ट्रेंथ ग्रेड। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ग्रेड में क्या आता है, M10, M15 और M20 आता है, तो ये कितने नंबर हो गए 3। स्टैंडर्ड में कितना आता है 25 से लगा के 55 तक, तो जो भी होती है, तो ये वैल्यू कितनी हो रही है 7 हो रही है। ठीक है, और अपनों से क्या पूछा हुआ है, एक्चुअली यही पूछा हुआ है कि स्टैंडर्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट हाई ग्रेड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 60 से लेके 80 तक के जो ग्रेड आते हैं, इसमें 5 ग्रेड इन्होंने कंसिडर किए हैं। ठीक है, आरसीसी ने, आरसीसी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो अपना IS कोड होता है वो इस M60 तक ही वैलिड होता है, उसके ऊपर क्या होता है, हम IS कोड की जो बातें प्रोविजन होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड जो अपने वैल्यूज आते हैं उनको कंसिडर करते हैं। और एक चीज़ और याद रखना है, इसमें नया अमेंडमेंट हुआ है 2030 में, इसमें क्या बोला हुआ है, जो ये M60 पहले हाई स्ट्रेंथ ग्रेड में था ना, उसको कहाँ पे ले लिया है, इस स्टैंडर्ड में ले लिया, तो अभी वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई है। अगर ये अब नेक्स्ट बार क्वेश्चन आता है तो उसमें आप 8 को टिक करना है, ना कि 7 को टिक करना है। ठीक है, तो अभी आंसर कितना अपना 7 है, क्योंकि ये लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कैन सेफली बी यूज फॉर हाइट नॉट मोर देन। अब देखो यहाँ पे किसकी बात की हुई, कैंटिलीवर की बात की हुई, तो अपन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। देखो टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल और स्टेबिलिटी, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल अगर आपकी है तो कितनी हाइट तक यूज करोगे उसको, 3 मीटर तक यूज करोगे। कैंटिलीवर अगर है तो उसको 6 मीटर के अप्रोक्स में आप यूज करोगे। और काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, तो उसको कहाँ पे, ग्रेटर देन 8 मीटर की हाइट तक आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो अब आंसर विल बी 6 मीटर विल बी अवर आंसर नाउ। ठीक है, क्योंकि कैंटिलीवर की बात की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, परमानेंट डायमेंशन चेंजेस ड्यू टू द लोडिंग ऑफ कॉन्क्रीट स्टम्प। देखो यहाँ पे पूछा परमानेंट डायमेंशन चेंज। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्चुअली कि कोई भी स्ट्रक्चर मान लो मैंने बनाया तो ऐसा था, ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर था स्टार्ट में, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ गया। एक्चुअली किसकी वजह से, कुछ परमानेंट लोड की वजह से डिफॉर्मेशन आ जाता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं समय के साथ, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज क्रिप। ये डेफिनेशन होती है क्रिप की, तो उसी को बोलते हैं परमानेंट डायमेंशंस। ठीक है, अब इस क्रिप को कौन से फॉर्मूले में कंसीडर करते हैं, देखो एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ये कितना होता है 5100 FC के, ये किसको कंसीडर करता है, शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी होती है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन जब अपन बात करें कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ समय के बाद क्या होगी, तो उसके अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, क्रिप को भी कंसीडर करना पड़ा है, क्रिप एंड श्रिंकेज को कंसीडर करेंगे। तो क्रिप जो होता है, क्रिप के लिए एक फैक्टर कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं थीटा, उसको बोलते हैं क्रिप कोफिशिएंट। तो उसको कैसे कंसीडर करते हैं, ये नया अपना इलास्टिसिटी हो जाएगा, इसको कैसे, पुराने इलास्टिसिटी को अपन क्या करेंगे 1 प्लस थीटा से डिवाइड दे देंगे। तो इससे जो अपने को फॉर्मूला मिलेगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी को कंसीडर करेगा, मतलब वो क्रिप को भी कंसीडर करेगा। ठीक है गाइज, तो ये फॉर्मूला होता है अपना यहाँ पे। और क्रिप जो थीटा होता है कोफिशिएंट की वैल्यू याद रखना है, 7 डेज पे 2.2, 28 डेज पे 1.6 और 1 ईयर पे क्या होती है 1.1 होती है। ठीक है गाइज, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए 2-3 हर बार एग्जाम्स में पूछते हैं। In an RCC stair supported at both ends of the going is 4 meter and total rise is 3 meter। ये स्टेयर का क्वेश्चन है। द टोटल यूनिफॉर्मिटी है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। द मैक्सिमम मूवमेंट, ठीक है, तो मैक्सिमम मूवमेंट पूछा हुआ है यहाँ पे गाइस, इस टाइप से पूछा हुआ कि ये आपका क्या है, एक आरसीसी का स्टेयर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नीचे वाली जो स्लेब होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वेस्ट स्लेब बोलते हैं। ठीक है, और जो इस टाइप से जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं। इस टाइप से जो गिवन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं, राइजर एंड ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक यूनिट यहाँ पे क्या हो, यूडीएल दिया हुआ है कितना 10 किलोमीटर पर मीटर का। अब देखो इसको अपन कैसे एक बीम की तरह ही कंसीडर करते हैं एक्चुअली, जो लोड ऊपर लगा होता है, तो बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम मूवमेंट कितना होता है, WL²/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने एल की वैल्यू को 5 कंसिडर किया है, देखो ये वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, राइस की वैल्यू, और यहाँ पे कितनी है, गोइंग की वैल्यू 4 है, 3 4 को करेंगे तो ये 5 है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस एल की वैल्यू की जगह क्या रखा है, यहाँ पे 5 रखा है। ठीक है, तो उस वजह से आंसर कितना है 31.25 आएगा। तो मेरी तरफ से जो आंसर है वो 30.25 है। लेकिन आप एक बार देख लेना, एसएससी ने इसका आंसर जो दिया था वो यहाँ पे इस 4 को लेके कंसिडर किया है, लेकिन ये पूरी लेंथ पे एक्चुअली वो लोड लगेगा। तो आप इसका आंसर एक बार वो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि क्या सही रहेगा एग्जैक्टली। ठीक है,
सो विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेयरकेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। रेजिडेंट बिल्डिंग के अंदर जो स्टेयरकेस विड्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 से 1.2 मीटर। अपार्टमेंट्स जो रहते हैं उसके अंदर 1.2 से 1.6 मीटर, और पब्लिक और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में कितना 1.2 से 2 मीटर होता है। अपन राइजर की बात करें तो राइजर जो होते हैं वो मिनिमम कितना 3 होते हैं और मैक्सिमम 12 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाइट ऑफ राइजर कितनी होती है, 150 से 200 mm, और ट्रेड कितना होता है 200 से 300 mm। यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यूज। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव लोड कितना 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है, क्राउडिंग एरिया और जनरली, ठीक है। तो ये कितना 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज करते हैं, और 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फॉर नो क्राउडिंग एरिया। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड होता है वहाँ पे अपन लाइव लोड को कितना कंसिडर करेंगे। देखो ये डिज़ाइन की बात हो रही है तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जब लाइव लोड कितना कंसिडर करेंगे अपन जहाँ पे थोड़ा क्राउडेड एरिया होता है, ठीक है। और वेस्ट स्लैब का देखो ये एक नीचे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअली कि वेट कैसे निकालोगे आप वेस्ट स्लैब का। और वेस्ट स्लैब क्या होती है, इस टाइप से अपनों ने बनाया था स्लैब, तो इसी स्लैब को जो नीचे स्लैब होती है उसको बोलते हैं वेस्ट स्लैब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो 25D√1 + R/T का होल स्क्वायर, ठीक है। तो गाइज ये थे आज के कुछ 17-18 क्वेश्चंस आरसीसी के प्रीवियस ईयर एसएससी के। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जिन्होंने अब तक प्रीवियस ईयर आईएएस के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो एक बार जाके उन क्वेश्चंस को देखें ताकि इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ी कम दिक्कत आए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ओके गाइज, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, उनको रिवाइज करते रहिए। हैप्पी इंजीनियरिंग, थैंक यू गाइज।